नमस्कार। आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। यह जो त्यौहार है बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। भाई बहन का एक अनोखा रिश्ता होता है। तो आप लोग रक्षा बंधवा लिए होंगे बढ़िया से। तो आइए आज हम लोग जानेंगे सीटेट में हिंदी पेडागोजी सेक्शन के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम कराएंगे। तो आज का जो टॉपिक है भाषा विकास एवं भाषा अधिगम। यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है भाषा अधिगम के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। बी कह रहा है भाषा अधिगम और सामाजिक अंतःक्रिया की कोई भूमिका नहीं होती है। सी कह रहा है भाषा अधिगम में बच्चे की सक्रिय भागीदारी और परिवेश दोनों महत्वपूर्ण है। भाषा सीखना औपचारिक कक्षा तक सीमित रहता है। तो देखिए, यहाँ पर भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये भी ठीक है। नकल द्वारा भी सीखी जाती है, ठीक है ना, ये भी ऑप्शन ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट कौन होगा। यहाँ पर अंतःक्रिया कोई भूमिका नहीं होती, ये तो गलत है। और भाषा अधिगम में बच्चे की सक्रिय भागीदारी और परिवेश दोनों महत्वपूर्ण है। ये बात ये वाले से बेहतर ए वाली है, सी वाली सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बच्चा भाषा को केवल रटकर नहीं सीखता, यदि वह परिवार, समाज, बातचीत, अनुभव और अपनी सक्रिय भागीदारी से भाषा का विकास करता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर हमारा 2 है बच्चे द्वारा नए शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने वाक्य बनाना मुख्यतः किसका संकेत है। तो ऑप्शन नंबर 1 है शब्द स्मृति, बी है भाषिक सृजनात्मकता, और सी अनुकरण क्षमता, और डी है केवल उच्चारण क्षमता। तो देखिए, कह रहा है कि नए शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने वाक्य बनाना मुख्यतः किसका संकेत करता है, भाषा। तो देखिए, ये जो करता है भाषिक सृजनात्मकता का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, भाषिक सृजनात्मकता होती क्या है, इसमें क्या होता है बच्चा सीखे हुए शब्दों को नए संदर्भ में स्वयं प्रयोग करता है, तो यह उसकी भाषिक सृजनात्मकता और भाषा के सक्रिय प्रयोग को दर्शाता है। जो भाषिक सृजनात्मकता है और भाषा के सक्रिय प्रयोग को दर्शाता है, कब, जब बच्चा स्वयं प्रयोग करता है, स्वयं सीखने का प्रयास करता है तब, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है भाषा सीखने में त्रुटियों को शिक्षक को किस रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए, मान लीजिए बच्चा भाषा सीख रहा है तो उसमें त्रुटि तो करेगा स्वाभाविक रूप से, तो शिक्षक को किस रूप में देखा जाना चाहिए। दंड देना चाहिए, असफलता के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है ना, या एक सक्रिय रूप से मिलने के रूप में देखा जाना चाहिए, या त्रुटि क्या होती है, एक सीखने की प्रक्रिया होती है, उसके रूप में देखा जाना चाहिए। तो आइए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सीखने में असफलता के प्रमाण के रूप में, नहीं, ये नहीं। अनुशासनहीनता के रूप में, ये भी नहीं। सीखने की प्रक्रिया में मिलने वाले संकेतों के रूप में, ठीक है। जब बच्चा सीखेगा तो त्रुटि करेगा, तो एक स्वाभाविक रूप से त्रुटि होगी। तो वह सीख रहा है, बच्चा सीख रहा है, तो इसका मतलब है कि वह सीखने की प्रक्रिया का एक संकेत कर रहा है कि मैं सीखना शुरू कर दिया हूँ, सीखना स्टार्ट कर दिया हूँ, मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 4 देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 4 हमारा है बच्चे की भाषा को विकसित करने के लिए सबसे प्रभावशाली है क्या, यहाँ पर इस सेकेंड चलता है ना, तो इसलिए गड़बड़ा जाता है। प्रभावी कक्षा है ना, ठीक है। कह रहा है बच्चे की भाषा को विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी कक्षा कौन सी होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 है जहाँ शिक्षक ही लगातार बोलता रहे,
बी कह रहा है जहाँ बच्चे पाठ याद करें। सी कह रहा है जहाँ बच्चों को अर्थपूर्ण बातचीत के अवसर मिले। और डी कह रहा है जहाँ लिखित परीक्षा कराया जाए। तो देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है बच्चे की भाषा को विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी कक्षा कौन सी होगी। ठीक ना, भाषा को विकसित करने के लिए सबसे अच्छा और अर्थपूर्ण और सीखने का प्रयास कौन सा होगा। तो देखिए जो अर्थपूर्ण संवाद बच्चों को सुनने, बोलने, समझने और अपनी बात व्यक्त करने का अवसर देता है। तो इसका मतलब है कि जहाँ बच्चों को अर्थपूर्ण बातचीत के अवसर मिले वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप लोग जल्दी थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जल्दी हम अब 1 तारीख से हम ब्लैक बोर्ड पर आ जाएंगे, सीधे स्क्रीन पर वहाँ से पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करने का प्रयास करें। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। देखिए ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने का मतलब होता है शिक्षक का हाव भाव, सिखाने का तरीका कैसा होता है। लेकिन यहाँ पर है बस पीपीटी में है, स्क्रीन पर है, तो थोड़ा सा समझने में आप लोगों को कठिनाई होती होगी। तो आइए प्रश्न नंबर हम अगला देखते हैं। यदि बच्चा घर में एक भाषा और विद्यालय में दूसरी भाषा बोलता है तो शिक्षक को ऑप्शन नंबर ए घर की भाषा पर रोक लगानी चाहिए। बी है केवल विद्यालय की भाषा को स्वीकार करना चाहिए। सी है बच्चे की भाषिक पृष्ठभूमि को संसाधन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और डी है बच्चे को बोलने से पहले व्याकरण सिखाना चाहिए। कह रहा है कि अगर यदि बच्चा घर में एक भाषा और विद्यालय में दूसरी भाषा, घर पर दूसरी भाषा बोल रहा है, घर पर जैसे मातृभाषा बोल रहा है हिंदी भोजपुरी में, और विद्यालय में हिंदी में बोलना है, तो इसका मतलब है शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए शिक्षक को स्वीकार करना चाहिए उसका जो भाषा है, उस बच्चे की जो भाषा है उसको स्वीकार करना चाहिए, एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए बहुभाषिकता के लिए समस्या नहीं बल्कि एक क्या है, भाषिक संसाधन होता है। अगर बहुत से भाषा बोला जाए तो एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। ठीक ना। देखिए क्या होता है, शिक्षक को पूर्व भाषिक अनुभव का उपयोग नई भाषा सीखने में करना चाहिए। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है भाषा शिक्षण में अर्थपूर्ण संदर्भ का सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए कठिन शब्दों की सूची याद करवाना, शब्दों के अर्थ निकालना या अर्थ लिखवाना, मान लीजिए शब्दों का अर्थ लिखवाएंगे। और सी कह रहा है वास्तविक जीवन की परिस्थिति में भाषा का प्रयोग करवाना। और डी कह रहा है केवल व्याकरण के नियम लिखवाना। तो देखिए अर्थपूर्ण संदर्भ का मतलब होता है वास्तव में जो संप्रेषण है, बातचीत, वास्तविक परिस्थिति क्या है उसके अनुसार सबसे बेहतर उदाहरण होगा। तो इसका मतलब है कि वास्तविक उद्देश्य संप्रेषण होता है, इसलिए वास्तविक परिस्थिति में भाषा का प्रयोग सबसे अधिक प्रभावशाली होगा और बेहतर होगा सीखने में। बच्चा अस्थाई सीखेगा। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है बच्चा मैंने पानी पिया के स्थान पर वह लिखा मैंने पानी पिया था जैसे वाक्य स्वयं बनाता है। यह मुख्यतः किसकी ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है भाषा के नियमों को समझ विकसित होना। बी कह रहा है केवल नकल करना। सी कह रहा है केवल भंडार करना। और डी कह रहा है केवल श्रवण कौशल विकसित करना। तो देखिए यहाँ पर केवल शब्द है तो तीनों गलत है। भाषा के नियमों की समझ विकसित होना, बच्चे में क्या होता है, भाषा की समझ विकसित हो रही है। बच्चा भाषा की संरचना और नियमों को समझ कर नए वाक्य बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 8 देखेंगे। भाषा शिक्षण में सुनना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है इससे बच्चा केवल उच्चारण याद करता है। बी कह रहा है इससे भाषिक इनपुट और अर्थ निर्माण की प्रक्रिया विकसित होती है। और सी है इससे लिखने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
और डी है इससे व्याकरण स्वतः पूर्ण हो जाता है। तो देखिए सुनना जो महत्वपूर्ण है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि बच्चा जब सुनेगा, ध्वनि को सुनेगा तो अर्थ को ग्रहण करेगा, अर्थपूर्ण ग्रहण, अर्थ जो है उसको ग्रहण करेगा और अर्थपूर्ण संदर्भ में वह सीखेगा, ठीक ना। जैसे सुनना भाषा अधिगम का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। बच्चा सुनकर ध्वनि, शब्दों, वाक्य संरचना और अर्थ को क्या करता है, समझता है। अगर बच्चा सुनेगा ही नहीं तो अर्थ कैसे समझेगा, ठीक ना। तो इसका जो सबसे बढ़िया आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग 9 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर केवल, केवल आ गया तो शब्द जहाँ जहाँ केवल नेगेटिव हो जाएगा। संप्रेषण एवं गतिविधि आधारित, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए बच्चा भाषा का प्रयोग संवाद गतिविधियों के माध्यम से अधिक स्वाभाविक रूप से सीखता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संप्रेषण के माध्यम से सीखता है, समाज में रह करके सीखता है बच्चा, ठीक ना। यदि बच्चा किसी कहानी को अपने शब्दों में दोबारा सुनता है तो शिक्षक मुख्यतः किस कौशल का आकलन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक पठन, अर्थ ग्रहण एवं अभिव्यक्ति, वर्तनी उच्चारण करा। यदि बच्चा किसी कहानी को अपने शब्दों में दोबारा सुनाता है, मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई कहानी है, उसको अपने पहले पढ़ लिया, उसके बाद अपने शब्दों में सुना रहा है, बता रहा है, ठीक ना। तो वह किस कौशल का आकलन करेगा शिक्षक। तो उसका मतलब है कि बच्चा क्या अर्थ को ग्रहण कर लिया है और फिर अभिव्यक्ति कर रहा है, फिर बता रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, भाषा अधिगम और भाषा शिक्षण में प्रमुख अंतर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए अधिगम स्वाभाविक या सक्रिय प्रक्रिया हो सकता है, जबकि शिक्षण योजनाबद्ध सहायता प्रदान करता है। बी है दोनों पूर्णतः समान प्रक्रियाएं हैं। सी है अधिगम केवल विद्यालय में और शिक्षण केवल घर में होता है। और डी करा है अधिगम में बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती। तो देखिए अधिगम जो होता है विद्यालय में तो होता है, बात तो ठीक है, केवल विद्यालय में ही नहीं होता है और बाहर भी तो होता है। तो इसलिए सी वाला तो बिल्कुल गलत है, ठीक ना। सी भी गलत है, डी भी गलत है, दोनों समान पूर्णतः प्रक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चा विभिन्न सामाजिक और प्राकृतिक परिस्थितियों में भाषा सीखता है, जबकि जो शिक्षक होता है उसके अधिगम को योजनाबद्ध तरीके से गतिविधि के तरीके से उसको सहयोग देता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 12 देखेंगे। भाषा कक्षा में बच्चों को बोलने से पर्याप्त अवसर देने का प्रमुख उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर कक्षा में शोर बढ़ाना, बी है केवल समय पूरा करना, डी है सी है मौखिक संप्रेषण क्षमता विकसित करना और डी है लिखित कार्य कम करना। तो कह रहा है कक्षा में बच्चों को बोलने के पर्याप्त अवसर देने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। मान लीजिए बच्चा कक्षा में बोलने के लिए हम उसको बच्चे को पर्याप्त समय दे, बोलने के लिए कहे और समय दे पूरा बोलने के लिए, तो उसका उद्देश्य क्या होगा। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को और वहीं पर आपको बच्चे को बोलने का समय देना है, तो आप मान लीजिए कोई बच्चे खड़ा कर के बोलो, तो इसका मतलब क्या है, आपका क्या उद्देश्य है बोलने का। खाली बस बोलते जाए, उसका कुछ उद्देश्य होगा ना। तो देखिए उसका जो उद्देश्य होता है अंदर की डर खत्म होती है और मौखिक संप्रेषण क्षमता का विकास होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 13 देखेंगे। भाषा को नियमों के संग्रह के बजाय संप्रेषण के माध्यम के रूप में देखना किस दृष्टिकोण से अधिक निकट है। तो ऑप्शन नंबर 1 है संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण, केवल व्याकरणात्मक दृष्टिकोण, केवल अनुवाद पद्धति, केवल रटने की पद्धति। तो देखिए जो भाषा के नियमों के संग्रह के बजाय संप्रेषण के माध्यम से देखना, संप्रेषण के माध्यम से देखने का मतलब नियम के
न देख करके संप्रेषण के रूप में देखना। इसका मतलब है कि बच्चे को क्या है, संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए ताकि बच्चा आसानी से अभिव्यक्ति कर सके, अर्थ ग्रहण को कर सके और वास्तविक जीवन का उपयोग अर्थपूर्ण संरचना केंद्र में कर सके। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 14 देखेंगे। एक बच्चा अपनी मातृभाषा में विचार बहुत अच्छी तरह व्यक्त करता है लेकिन विद्यालय की भाषा में कठिनाई महसूस करता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है उसकी मातृभाषा को कमज़ोर समझना चाहिए। बी है उसकी मातृभाषा को सीखने के आधार के रूप में प्रयोग करना चाहिए। सी है उसे बोलने से रोक देना चाहिए। और डी है केवल लिखित कार्य देना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, उसकी मातृभाषा को सीखने के आधार के रूप में प्रयोग करना चाहिए। जो उसकी जो मातृभाषा है वो एक संसाधन के रूप में कार्य करती है बच्चे को सीखने में। ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे का जो मातृभाषा है उस मातृभाषा को जोड़ करके नई भाषा सिखाया जाए। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 15 देखते हैं। भाषा सीखने में अंतः क्रिया से क्या तात्पर्य है? तो केवल शिक्षण का भाषण, केवल पुस्तक पढ़ना, लोगों के बीच अर्थपूर्ण संवाद और सहभागिता और केवल लिखित परीक्षा। तो देखिए अंतः क्रिया का मतलब होता है कि लोगों के बीच एक दूसरे से बातचीत, प्रश्न करना, चर्चा करना, आपस में बातें करना, जिससे क्या होता है कि भाषा सीखने में आसानी होती है और अस्थाई भाषा बच्चा सीखता है और उसके जो अंदर की जो डर होती है वो कम होती है, जिससे वो हकलाना या तुतलाना कम करता है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? लोगों के बीच अर्थपूर्ण संवाद और सहभागिता। प्रश्न नंबर हम लोग 16 देखेंगे। निम्नलिखित गतिविधि से भाषा की रचनात्मकता सबसे अधिक विकसित होने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर है शब्दों को 10 बार लिखना, कहानी का अंत स्वयं लिखना, और सी का रहा है परिभाषा याद करना, और डी का रहा है व्याकरण के नियम रखना। तो देखिए किसी भी गतिविधि में भाषा की जो रचनात्मकता सबसे अधिक विकसित होती है वह जो होती है कहानी का एक वैकल्पिक अंत बनाना, कल्पना करना, भाषा प्रयोग करना, स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना। ठीक ना। स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना मतलब स्वतंत्र रूप से बातचीत करना, जिससे भाषा अधिक विकसित होती है। समूह में चर्चा करना, ठीक ना, समाज में रह कर के बात करना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहानी का अंत स्वयं लिखना। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 17 देखेंगे। भाषा सीखते समय बच्चे की सक्रिय भूमिका का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चा केवल शिक्षक के निर्देश माने, गलत है। बी करा है बच्चा स्वयं अर्थ का निर्माण और भाषा का प्रयोग करे, ये बात बिल्कुल ठीक है। बच्चा स्वयं अर्थ का निर्माण करे और भाषा का प्रयोग करे, ये बात ठीक है। देखिए आधुनिक बाल केंद्रित दृष्टिकोण में बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता माना जाता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 18 देखते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आप लोग थोड़ा सहयोग करिए, इसमें जो भी गलतियां हो रही है आप लोग बताने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में, और जो भी नहीं समझ में आ रहा है वो भी बताने का प्रयास करें। हमें जल्दी से जल्द ब्लैक बोर्ड पर आना है, स्क्रीन ब्लैक बोर्ड पर, तो उसके लिए आप लोगों का सहयोग जरूरी है। तो भाषा की कक्षा में समूह चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? करें जो भाषा की कक्षा होती है जिसमें भाषा सिखाया जाता है, उसमें जो समूह में चर्चा की जाएगी तो उसका लाभ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सभी बच्चे एक ही उत्तर याद कर ले। तो यहाँ से ये मतलब तो होगा नहीं। बी है बच्चों को अर्थपूर्ण मौखिक अंतःक्रिया का अवसर मिलता है, शिक्षक को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तो देखिए बच्चों को अर्थपूर्ण मौखिक अंतःक्रिया का अवसर मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। देखिए समूह चर्चा में बच्चे सुनते हैं, बोलते हैं, तर्क करते हैं, एक दूसरे से बात विचार विमर्श करते हैं। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग
19 देख लेते हैं। भाषा शिक्षण में चित्रों का उपयोग मुख्यतः किस लिए उपयोगी है? केवल सजावट के लिए? बिल्कुल गलत है। अर्थ निर्माण और अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए? केवल परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए? केवल शब्द याद करवाने के लिए? ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चित्र बच्चों के संदर्भ में देखिए, चित्र बच्चों को संदर्भ देते हैं और उनके विचारों को भाषा में व्यक्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक, आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। जैसे कहीं आप लोग जाते हैं तो कोई चित्र रहता है, कोई हाथ ऊपर किया रहता है, कोई आँख बंद करके रखा है, तो उसका एक संकेत करता है कि बच्चा, मतलब संकेत होता है कि जिसे आँख बंद करता है तो इसका संकेत है कि बुरा मत देखो, ठीक ना। और कोई तलवार से मारता है तो इसका अर्थ आप लोग निकालते हैं कि किसी को मार रहा है, ठीक ना, बोलते हैं। तो इससे भाषा का विकास होता है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। भाषा सीखने में पूर्व ज्ञान का महत्व इसलिए है क्योंकि नया ज्ञान पुराने अनुभवों को जोड़ा जा सकता है। करा नया ज्ञान पुराने अनुभवों से जोड़ा जा सकता है, तो ठीक है। पुराने ज्ञान को हमेशा भूलना चाहिए नहीं ही। केवल जो है पूर्ण ज्ञान भाषा सीखने में बाधा डालता है। बाधा शब्द नेगेटिव है। तो देखिए, जो नया ज्ञान होता है, ठीक ना, पुराने अनुभवों को जोड़ता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए, नया अर्थ अक्सर बच्चे के पूर्व अनुभव और ज्ञान से जुड़कर अधिक स्पष्ट करता है। कोई चीज़ बच्चा सीख रहा है तो, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग 21 देखेंगे। 21 है, किस स्थिति के शिक्षक भाषा अधिगम को सबसे अधिक प्रोत्साहित करता है? ये वाला है, हर गलती का तुरंत रोकना। हर गलती पर तुरंत रोकना बात गलत है। केवल सही उत्तर का स्वीकार करना। बच्चों को बिना भय के अपनी बात कहने देना। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। बच्चा बिना डर के अपनी बात कहेगा तो उससे क्या होगा कि बच्चे के सीखने की जो गति है होगी अच्छी होगी और उसको एक अवसर मिलेगा गलतियाँ सुधारने का, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, भाषा शिक्षण में स्कैफोल्डिंग का अर्थ सबसे निकट किससे है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चे को हर उत्तर बता देना। बी है, बच्चों को आवश्यकता के अनुसार अस्थायी सहायता देना। सी है, बच्चे को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना। और डी है, केवल कठिन प्रश्न पूछना। तो देखिए, बच्चे को आवश्यकता के अनुसार अस्थायी सहायता देना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके फोल्डिंग का मतलब ही होता है पाड़ या ढांचा, जिसको बोलते हैं हिंदी में। इससे क्या होता है, बच्चे को अस्थायी सहायता दीजिए। जैसे साइकिल अब बच्चा चलाता है तो पीछे से आप पकड़े रहते हैं और वो चलाता है, फिर धीरे से छोड़ देते हैं तो बच्चा कुछ दूर चला जाता है बिना डर का। वो सोचता है पीछे पकड़ा हुआ आदमी है, ठीक ना, तो वो चलाना सीख लेता है उसी प्रकार, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 23 देखेंगे। यदि शिक्षक बच्चे की भाषा त्रुटि को देखकर पूछता है तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तो उसका उद्देश्य अधिकतर है बच्चे को शर्मिंदा करना, गलत। बच्चे की सोच और भाषिक प्रक्रिया को समझना, केवल उत्तर लिखवाना और अंक काटना। तो देखिए, बच्चे की सोच और भाषिक प्रक्रिया को समझना इसका महत्वपूर्ण बात होती है, जो भाषा त्रुटि को देखकर पूछता है शिक्षक, तो ठीक ना, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्यों गलत सोच रहे हो। प्रश्न नंबर हम लोग 24 देखेंगे। भाषा शिक्षण में केवल व्याकरण के नियमों पर जोर देने की प्रमुख सीमा है। नियमों का ज्ञान हमेशा भाषा के प्रभावी प्रयोग की गारंटी नहीं देता। बी है, व्याकरण भाषा का हिस्सा नहीं है। व्याकरण सीखना हमेशा हानिकारक है। बच्चे व्याकरण सीख ही नहीं सकते। तो देखिए, जो भाषा शिक्षण में केवल व्याकरण के नियमों पर जोर देना या देने से क्या होता है, जो प्रमुख सीमा होती है, देखिए व्याकरण उपयोगी है, ठीक ना, लेकिन भाषा का उद्देश्य केवल नियम याद करना नहीं है, बल्कि क्या है, अर्थपूर्ण संप्रेषण करना होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 25 देखेंगे। भाषा अर्जन की सबसे उपयुक्त विशेषता कौन सी है?
तो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमेशा नियम याद करने से होता है। बी कह रहा है यह प्राकृतिक और सामाजिक संदर्भों में विकसित हो सकता है। सी कह रहा है यह केवल विद्यालय में होता है। और डी कह रहा है इसमें संवाद की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए जो भाषा अर्जन का मतलब होता है एक प्राकृतिक और सामाजिक संदर्भों में विकसित होता है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, ठीक ना, अनौपचारिक प्रक्रिया होती है भाषा सीखना, ठीक ना। बच्चे अपने परिवेश में संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, अनुभव लेते हैं। भाषा को कैसे सीखा जाता है, अर्जित करते हैं अपने परिवारों से, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। आप लोग पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बच्चे को अपनी बात पूरी करने देना किस शिक्षक व्यवहार को दर्शाता है? तो नियंत्रित शिक्षण, बाल केंद्रित या सम्मानपूर्ण शिक्षण, निष्क्रिय शिक्षण, केवल मूल्यांकन केंद्रित शिक्षण। तो ये जो दर्शाता है बाल केंद्रित एवं सम्मानपूर्ण शिक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं, 27 है। भाषा के विकास में कहानी कथन का सबसे व्यापक लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल उच्चारण सुधारना गलत, केवल लिखावट सुधारना गलत, सुनना समझना, शब्दावली और अभिव्यक्ति का विकास कर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। प्रश्न नंबर हम लोग 28 देखते हैं। यदि बच्चा किसी शब्द का अर्थ संदर्भ से अनुमान लगाता है तो वह मुख्यतः किस रणनीति का प्रयोग कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर यांत्रिक स्मरण, बी है संदर्भ आधारित अर्थ निर्माण, और सी है केवल नकल, और डी है ध्वनि अनुकरण। तो देखिए जो बच्चा कर रहा है अनुमान लगा रहा है, ठीक ना, किसी चीज़ का, तो इसका मतलब है कि बच्चा आसपास के वाक्य या परिस्थिति से शब्द का संभावित अर्थ निकाल रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, संदर्भ आधारित अर्थ निर्माण। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। भाषा कक्षा में ओपन एडेड प्रश्न का प्रमुख लाभ है केवल एक निश्चित उत्तर प्राप्त करना नहीं, बच्चों को स्वतंत्र सोच और अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये बात बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। खुले प्रश्न में अनेक संभावित उत्तर हो सकते हैं जिससे बच्चे का विचार और तर्क शक्ति का विकास होगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 30 देख लेते हैं। बच्चों के भाषा अधिगम में खेलों का प्रयोग क्यों प्रभावी है? ऑप्शन नंबर 1 खेल में सीखना बिल्कुल नहीं है, गलत है। बी है खेल बच्चों को अर्थपूर्ण और आनंदपूर्ण भाषा प्रयोग का अवसर देता है, ये बात ठीक है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक बच्चों को एक ही चित्र देखकर अलग अलग कहानी बनाने देता है। यह गतिविधि मुख्यतः किसे बढ़ावा देती है? तो देखिए जो अलग अलग कहानी बनाने की बात है तो भाषिक सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक ही चित्र से अलग अलग कथाएं बनाना, कल्पना करना स्वतंत्र भाषिक अभिव्यक्ति को विकास करता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। भाषा शिक्षण में बच्चों के अनुभवों को शामिल करने का सबसे उचित कारण है पाठ्य पुस्तक को पूरी तरह हटाना, गलत। सीखने को बच्चे के जीवन और संदर्भ से जोड़ना, ये बात ठीक है। सीखने को बच्चे के जीवन और संदर्भ से जोड़ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। भाषा के 4 प्रमुख कौशल का सही क्रम क्या होगा? तो देखिए 4 प्रमुख कौशल होते हैं सुबोपली, ये इसे याद कर लीजिएगा, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है। भाषा सीखने के लिए भाषा का प्रयोग कथन का सबसे उपयुक्त अर्थ है। पहले सभी नियम याद करो फिर भाषा बोलो, गलत है। बी कह रहा है भाषा के स्वाभाविक प्रयोग से भाषा कौशल विकसित होती है, ये बात ठीक है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
यदि बच्चा बोलते समय बार बार गलती करता है लेकिन अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है तो शिक्षक की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो देखिए इसकी जो शिक्षक की जो प्राथमिकता होनी चाहिए, हर वाक्य पर उसे रोकना गलत, उसे बोलने से रोक देना गलत, संप्रेषण को बनाए रखते हुए उपयुक्त अवसर पर सुधारात्मक सहायता देना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑडियो वाला था केवल लिखित कार्य देना, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। भाषा कक्षा में सहपाठी अधिगम का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो शिक्षक द्वारा अकेले व्याख्यान देना गलत, अकेले व्याख्यान गलत है। एक बच्चा दूसरे बच्चे की कहानी सुनकर प्रतिक्रिया देता, ये बात ठीक है। एक बच्चा दूसरे बच्चे की कहानी सुनकर प्रतिक्रिया देगा तो बहुत बच्चा इस माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा। चुप रहने से कुछ नहीं होगा। प्रश्न नंबर 37 है, बच्चों की भाषा संबंधित विविधता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को। तो ऑप्शन नंबर है, सभी बच्चों को बिल्कुल समान भाषिक संदर्भ भाषिक प्रदर्शन की अपेक्षा करनी चाहिए। तो सभी बच्चों से अपेक्षा नहीं कर सकते, सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। विविध भाषिक पृष्ठभूमियों का सम्मान करते हुए शिक्षण करना, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। 38 से भाषा सीखने में अर्थ निर्माण का तात्पर्य है शब्दों का परिभाषा रखना, भाषा को संदर्भ और अनुभवों से जोड़कर समझाना, केवल कठिन शब्द लिखना और केवल व्याकरण के नियम पहचानना। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। एक बच्चा किसी पाठ को पढ़कर अपने जीवन की घटना से जोड़ता है, यह किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 है यह यांत्रिक पठन, बी है पाठ और व्यक्तिगत अनुभव के बीच संबंध स्थापित करना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर लास्ट आज का 40वां देख लेते हैं। सीटेट की दृष्टि से भाषा शिक्षण का सबसे व्यापक उद्देश्य क्या माना जाना चाहिए। तो देखिए जो सबसे व्यापक उद्देश्य जो होना चाहिए, बच्चे को प्रभावी, अर्थपूर्ण और स्वतंत्र भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए टोटल हमारा 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।